नमस्कार, मैं हूं किरण अग्रवाल। सर्वप्रथम मैं देवेंद्र जोशी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे जन सरोकार मंच पर आज दूसरी बार आमंत्रित किया है। पहली बार मेरी सृजन यात्रा पर बातचीत के लिए और इस बार कविता पाठ के लिए मैं उन सबको भी अग्रिम धन्यवाद देती हूं जो मेरी कविताएं सुनेंगे अभी या बाद में भी। सभी श्रोता लोग, सभी मित्रगण। तो मैं कविता शुरू करती हूँ। पहली कविता है देवी। आप लोग देखते ही होंगे कि आजकल फेसबुक पर क्या चल रहा है। जरा सी बात नहीं हुई कि बात का बतंगड़ बन जाता है और उस पर एक अनर्गल और निरर्थक बहस का बाजार गर्म हो जाता है। ऐसा ही एक बार साहित्य के गलियारों में किसी के मुंह से एक शब्द निकला, एक वाक्य निकला और फेसबुक पर एक तूफान खड़ा हो गया। तभी यह कविता रची गई। तो प्रस्तुत है कविता देवी। मासूम थे शब्द, लेकिन जिस तरकश से निकले वह मासूम नहीं था। मासूम थे शब्द, लेकिन जिस तरकश से निकले वह मासूम नहीं था। फिक्रत थी उसकी बनेले से बनेले बाणों को स्वयं में समाहित करने की। विद्ध हुई संवेदनाएं, संप्रभुताएं, परंपराएं। मासूम थे शब्द, जैसे बिल्ली का कोई मासूम बच्चा, जैसे किसी स्त्री की नाक से लेकर मांग तक सिंदूर पुता हुआ, क्षितिज पर पसरे सूर्यास्त की सिंदूरी आभा। मासूम थे शब्द, जैसे तुतला कर पूछा गया किसी मासूम का कोई पैना प्रश्न। एक तूफान उठा चाय के कप में, फैल गया पूरे सोशल मीडिया पे। डबरों से बाहर निकल पड़े तमाम लोग हाथों में डंडा लिए, स्त्री और पुरुष, बुद्धिजीवी। कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने, कोई पुरानी खुंदस निकालने, कोई अपनी रोटियां सेकने, कोई अपनी वर्जित कामनाओं को हवा देने, अपने साम्राज्य की प्राचीरों को ढहने से बचाने, बहती गंगा में हाथ धोने। हालांकि वहां कोई गंगा नहीं थी। हालांकि वहां कोई गंगा नहीं थी, और अगर थी भी तो जंजीरों में जकड़ी हुई बह रहे थे, जिसमें आस्था के जलते हुए दीपक, मुरझाई फूल मालाएं, मृत आकांक्षाएं, टूटी हुई देव प्रतिमाएं और ऐसा ही बहुत कुछ। वैसे कुछ लोग ऐसे भी थे वहां जो चाहते थे सत्य की खोज करना। वे जानना चाहते थे कि तर्कश से निकले हुए शब्द सोयों को जगाने के लिए थे या किसी को आहत करने के लिए, या फिर किसी की मखौल के पटाखे फोड़ अपनी सत्ता का जयनाद करने हेतु। कुछ विरल इस सत्य के उस पार जाना चाहते थे। कुछ विरल इस सत्य के उस पार जाना चाहते थे। वे देख रहे थे, वे सुन रहे थे, वे समझ चुके थे कि उद्देश्य कुछ भी रहा हो, तर्कश से निकले शब्दों का कहीं न कहीं रूढ़ हो चुकी परंपराओं के तहखाने का कोई जंग लगा दरवाजा हल्का सा हिला था। स्वयं को ही न सुनाई दे जाए अपनी आह, इससे पहले ही चूड़ियों की खनक ने गीतों के स्वरों में उसे डुबोया था। अंधेरे तहखानों की चौकीदारी करता ऊँघता हुआ रात का प्रहरी सजग हो उठा था। जागते रहो, जागते रहो, आने वाले उजाले के सीने पर चोट करती गूंज रही थी उसकी आवाज। खुश था पुरुष, खुश था पुरुष। बाड़े में सेंध लगाने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। स्त्रियों के पैरों की बेड़ियां और अधिक कस गई थीं। फिर भी खुश थी स्त्री, फिर भी खुश थी स्त्री, या ऐसा लग रहा था कि वह खुश है। वह देवी थी, कम से कम उस एक क्षण 16 श्रृंगार किए गहने कपड़ों में लदी हुई साक्षात देवी। वह देश की महान परंपरा का एक हिस्सा थी। तूफान अब शांत हो चुका था। चाय ठंडी, लौट गए लोग अपने अपने काम धंधे पर, अपने अपने बिलों में। कल पुनः सुबह होगी। स्त्री उगते हुए सूरज को अर्घ्य देगी। कल पुनः शाम होगी। स्त्री डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देगी। फिर एक दिन इतिहास स्वयं को दोहराएगा एक नई रोशनी में।
स्त्री पद्मावती हो जाएगी, प्रेम जिसके लिए निषिद्ध होगा। स्त्री पद्मावती हो जाएगी, प्रेम जिसके लिए निषिद्ध होगा। मेरी अगली कविता है कमीनी। वह सुंदर थी, वह मासूम थी, वह सुंदर थी, वह मासूम थी, वह जितनी मासूम थी उतनी ही कमीनी थी उसकी कविताएं। वह जितनी मासूम थी उतनी ही कमीनी थी उसकी कविताएं, जिनके संपर्क में आते ही लोगों के दिल बेकाबू हो जाते। चूंकि कमीनी थी कविताएं, इसलिए पीछा करती उनका अनगिनत आंखें। फेसबुक पर भी थे उनके असंख्य फॉलोवर्स। वैसे यह कहना मुश्किल था कि वे आंखें उसकी मासूम सूरत का पीछा करती थीं या उन कमीनी कविताओं का, कि वे आंखें उसकी मासूम सूरत का पीछा करती थीं या उसकी कमीनी कविताओं का। यह भी हो सकता है कि वे कमीनी कविताएं उसकी मासूमियत को मारक बना देती हूँ या उसका भोलापन कविता में मारकता उठ। अक्सर कमीनों में गजब का आकर्षण होता है। अक्सर कमीनों में गजब का आकर्षण होता है क्योंकि वे भीतर के सच की जीती जागती तस्वीर होते हैं। हवा के एक छोटे से चुंबन से खिल उठती थी वे प्यार की तरह, भीतर के ज्वार में जलती थी जंगल की आग की तरह, फिर सुलगती थी विरह में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरी रात की तरह। उनका स्पर्श चाहते थे हजार हजार हाथ, उनको सुनना चाहते थे हजार हजार कान। कविता और वह दोनों एक जैसे थे। कविता और वह दोनों एक जैसे थे। अगली कविता जंगल की तरह। जंगल सुंदर था, स्याह था, सघन था। जंगल सुंदर था, स्याह था, सघन था और एक रहस्यमय धुंध में लिपटा हुआ। वह जंगल की तरह खुलना चाहती थी। वह जंगल की तरह खुलना चाहती थी, परत दर परत अपनी विराटता में एक एक डग आगे बढ़ाती हुई। वह जंगल के पक्षियों सी राग भैरवी और मल्हार गाना चाहती थी। वह जंगल की हवा सी बादलों को गुदगुदाना चाहती थी। कभी धूप बंद, कभी बारिश तो कभी चांदनी, वृक्षों के बीच फिसल जाना चाहती थी। वह उस अतीन्द्रिय ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा होना चाहती थी जिसे जंगल की नदियां, झरने, पेड़ पौधे, फूल पत्थर, वनस्पतियां, वन्य प्राणी, सूरज, चांद, तारे, धरती और आसमान मिलकर रचते थे। वह विज्ञान का अभिज्ञाता था। वह दुनिया की कई कई भाषाओं में निष्णात था। साथ ही संगीत के विविध सुरों पर उसकी अच्छी पकड़ थी। वह सोचती थी कि इन खूबियों के वरक्स जंगल की भाषा को समझने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी, कि जंगल का संगीत उनके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। वह उसके साथ जंगल पार करना चाहती थी, अपने भीतर खुलता हुआ। वह उसके साथ जंगल पार करना चाहती थी, अपने भीतर खुलता हुआ, बसता हुआ किसी गुमनाम धुन सा, जिंदगी के ईजल पर रंगों की चित्रकारी करता। वह उसके साथ जंगल पार करना चाहती थी, एक जिस्म एक जान होने से पहले। वह उसके साथ जंगल पार करना चाहती थी, एक जिस्म एक जान होने से पहले, लेकिन वह स्खलित हो गया जंगल के मुहाने पर ही। वह सो गया तृप्त, वह जागती रही हताहत, वह जागती रही हताहत। वह जागती रही एक बंद किताब जो अब कभी नहीं पढ़ी जाएगी। वह जागती रही एक बंद किताब जो अब कभी नहीं पढ़ी जाएगी, किसी गंदी नाली में पड़ी हुई जहां वह उसे फेंक गया था जंगल शुरू होने से पहले ही। वह जंगल की तरह खुलना चाहती थी और एक दिन भटक गई सीमेंट और ग्रेनाइट के जंगलों में। वहां पक्षी के नाम पर सिर्फ कबूतर थे, टिड्डियों के दल की तरह जो घरों में घुसकर दहशत फैलाते थे, आतंकी हमलावर बनकर, या फिर कौवे। एक कबूतर 11वें माले की उसकी बालकनी पर आकर बैठ गया और उसे अच्छा लगा। जंगल एक बार फिर से उसकी नसों में दौड़ने लगा।
एक कबूतर 11वें माले की उसकी बालकनी पर आकर बैठ गया और उसे अच्छा लगा। जंगल एक बार फिर से उसकी नसों में दौड़ने लगा। उसने सिर उठाकर सामने देखा। बकरे की आंख से सुबह टंगी हुई थी काले पड़ चुके आसमान में। उसने एक लंबी सांस खींची तो ढेरों धुआं उसके फेफड़ों में भर गया। तभी एक जानी पहचानी महक ने उसके नथनों को हौले से छुआ। तभी एक जानी पहचानी महक ने उसके नथनों को हौले से छुआ। उसने इधर उधर देखा। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं, विशालकाय दैत्यों जैसी। उसने स्वयं को टटोला। उसने स्वयं को टटोला। जंगल की खुशबू उसके भीतर से आ रही थी। जंगल की खुशबू उसके भीतर से आ रही थी। अगली कविता, शब्दों पर कर्फ्यू। आजकल शब्दों पर कर्फ्यू है। आजकल शब्दों पर कर्फ्यू है। बाहर आते आते होठों पर ही बिदक जाते हैं शब्द। बाहर आते आते होठों पर ही बिदक जाते हैं शब्द। अपने वचनों पर लगाम रखो कहती हूँ तो ठुनक जाते हैं शब्द। उनकी आंखों में एक अजीब सी लहक काबिज है। उनकी आंखों में एक अजीब सी लहक काबिज है। मुझे डर है कि जरा सी भी हवा चली तो कहीं सुलग ना उठे चिंगारी और फैल जाए पूरी कायनात में आग। और फैल जाए पूरी कायनात में आग। अगली कविता, राम राज्य। एक दिन मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनी थी। एक दिन मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनी थी। आज उन मस्जिदों को तोड़कर पुनः मंदिर बनेंगे। आज उन मस्जिदों को तोड़कर पुनः मंदिर बनेंगे। इतिहास की धारा को मोड़कर उसी बिंदु पर ले आया जाएगा जब देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। जब देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। राम राज स्थापित होगा एक बार पुनः। राम राज स्थापित होगा एक बार पुनः। लेकिन सीता क्या इस बार भी वनवासिनी हो जाएगी? लेकिन सीता क्या इस बार भी वनवासिनी हो जाएगी? अगली कविता, सुरक्षित। कहते हैं यह समय चक्र है। कहते हैं यह समय चक्र है जो घूमता है सतत। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। लेकिन कोई तो मुझे यह बता दे वह कौन सा युग होगा जो स्त्री के लिए हो महफूज और सुरक्षित। लेकिन कोई तो मुझे यह बता दे वह कौन सा युग होगा जो स्त्री के लिए हो महफूज और सुरक्षित। कौन सा देश, कौन सा धर्म, कौन सी आबो हवा, कौन सा अभेद मर्म जिसकी परतें खुलना शेष है अभी। क्या यही समय है, सही समय है? कोई सिर्फ इतना बता दे मुझे। कोई सिर्फ इतना बता दे मुझे। अगली कविता, चुप। स्त्री चुप थी तो बचे हुए थे घर। स्त्री चुप थी तो बचे हुए थे घर, बचे हुए थे स्वर्ग। स्त्री ने मुंह खोला कि अपनी अस्मिता की बात और बिखरने लगे घर। स्त्री ने मुंह खोला कि अपनी अस्मिता की बात और बिखरने लगे घर, बिखरने लगे स्वर्ग। अतीत की किताब के भुरभुराते पन्नों की तरह। हिंदुओं, जब तक तुम चुप थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे। हिंदुओं, जब तक तुम चुप थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे। तुमने मुंह खोला कि अपने अधिकारों की बात और देखो कैसे बिफर कर कुलबलाने लगा है देश। विभाजन के दुस्वप्न की वानगी देता हुआ सा, विभाजन के दुस्वप्न की वानगी देता हुआ सा। तुम और एक स्त्री, तुम और एक स्त्री, बेशक वह किसी भी जाति धर्म और संप्रदाय की क्यों न हो, कितने एक जैसे लगते हो ना इस धरातल पर, कितने एक जैसे। तुम और एक स्त्री, बेशक वह किसी भी जाति धर्म और संप्रदाय की क्यों न हो, कितने एक जैसे लगते हो ना इस धरातल पर, कितने एक जैसे। अब मेरी आखिरी छोटी सी कविता है, मैं अमर बेल हूँ। मैं अमर बेल हूँ फिर उगाऊंगी। मैं अमर बेल हूँ फिर उगाऊंगी। तुम काटो मुझे मैं फिर उगाऊंगी।
तुम काटो मुझे, मैं फिर उगाऊंगी। तुम फिर काटो मुझे, मैं फिर उगाऊंगी। तुम फिर काटो मुझे, मैं फिर उगाऊंगी। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारे रेशे रेशे में। तुम मिटाना चाहोगे मुझे पूरी तरह से, और तुम मिटा दोगे अपने आप को इस प्रक्रिया में। मैं फिर भी बची रह जाऊंगी। मैं अमर बेल हूं, मैं अमर बेल हूं, उलझी तुम्हारी सांसों की पतंग से। अब तुम्हारी अघोषित मृत्यु में भी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। धन्यवाद।